दोस्तों हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग की, और ये इस चैप्टर का अंतिम और तीसरा और अंतिम पार्ट है। और आज जो हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन और ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होता कैसे है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, हार्ट से और लंग से, जो पूरा जो सिस्टम था वो मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बात करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। देखिए, जब ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और लंग्स के बाद जब एल्वेली में जाकर कुछ समय के लिए वहां पर स्टोर होती है, और वहीं पर जो मैंने पिछले आपको डायग्राम दिखाया था कि किस तरह से ये एल्वेली है, सिंगल को एल्वेलस बोलेंगे, और उसके पास से बिल्कुल एक बहुत ही महीन, बहुत ही पतली ब्लड कैपिलरी पास होती है। एल्वेली और ब्लड कैपिलरी के बीच में जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है वो एक्चुअली होता कैसे, किस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो जिस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बेसिकली 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। कितनी मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई? 3 मेम्ब्रेन से। 3 मेम्ब्रेन। ये मैंने आउटलाइन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है दिखाने के लिए। ये एक एल्वियोलस है। एल्वियोलस लंग का वो पार्ट है जिसमें CO2 और ऑक्सीजन कुछ देर के लिए वहां पर जाकर स्टोर होती है, और वही एक जगह, वो जगह है लंग्स में जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। पहली जगह वो है, और दूसरी जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होता है? टिश्यू लेवल पर। जब ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पर पहुंचती है तो ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन टिश्यूज में हो जाता है, और टिश्यू से CO2 का डिफ्यूजन वापस ब्लड कैपिलरीज में हो जाता है, और वो जब ट्रांसपोर्ट होकर वापस लंग्स में जाती है तो उसी तरीके से डिफ्यूजन इनका CO2 लंग्स में डिफ्यूज आउट हो जाती है, और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज इन हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट। दोनों गैसेस की प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस होता है। वो बात हमने ऑलरेडी कर ली थी। ये देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपको इस तरह का नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये है एयर से क्या है, एल्वियोलस। ये क्या है? एल्वियोलस। और ये जो मैंने दिखाया ये है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी। ये जो एल्वियोलस की जो ये मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया है बिल्कुल साइड की, एक सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन होती है। एक बहुत ही पतली, एक सिंगल सेल की मोटाई के बराबर एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को बोलती है स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? एक सिंगल सेल्ड लेयर है एल्वियोलस की, जिसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। एक सिंगल सेल जितनी मोटाई की एक लेयर होती है। पहली मेम्ब्रेन तो ये हो गई। दूसरी मेम्ब्रेन किसमें होती है? दूसरी मेम्ब्रेन ब्लड कैपिलरी में होती है। ये देखिए, मैंने ये आपको ब्लड कैपिलरी में ये दिखाई गई। ये भी एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं, ये है एंडोथेलियम से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? एंडोथेलियम। ऑलराइट, तो फर्स्ट मेम्ब्रेन तो ये हो गई स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि एल्वियोलस में पाई जाती है। दूसरी मेम्ब्रेन ब्लड कैपिलरीज में सिंगल सेल थिक, इतनी मोटाई की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम। ये होगा दूसरे नंबर की। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो ये आप खाली जगह देख रहे हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह देख रहे हैं, यहां पर भी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया नंबर 3। तो मैंने बोला कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स। वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम, जो एल्वियोलस है उसकी एक सिंगल सेल थिकनेस की एक लेयर है। दूसरी ब्लड कैपिलरीज की लेयर, इट इज कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है, जिसको हमने एंडोथेलियम नाम दिया। इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, बेसिकली खाली जगह नहीं, यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्वियोलस के स्क्वैमस एपिथेलियम को भी सपोर्ट करती है, और साथ साथ जो ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियल लेयर है इसको भी सपोर्ट करती है। तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक लेयर्स। अब ये जो है, अब बात करें कि ये इसमें ब्लड ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन इन और आउट कैसे बड़े आराम से हो जाता है। इसका जो मेन कारण है, वो कारण है उसका थिकनेस। वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसकी थिकनेस। यानी कि ये मेम्ब्रेन इतनी महीन है, इतनी थिन है, इतनी पतली है कि उसमें से गैसेस का एक्सचेंज बड़े आराम से हो जाता है। और उसकी अगर हम थिकनेस की बात करें, इट इज लेस देन 1 mm।
1 mm से भी पतली वो लेयर है, इसकी वजह से ये गैसेस का डिफ्यूजन इन और आउट आराम से हो सकता है। ऑक्सीजन इसमें हो गई और CO2 इसमें चली गई, और ये बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ब्लड कैपिलरीज में कम है, क्योंकि टिश्यू से ये CO2 लेकर आ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम है। उस तो ऑक्सीजन एल्वियस से ब्लड कैपिलरीज चली गई, ब्लड कैपिलरीज में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो CO2 डिफ्यूज आउट हो गई किसमें, एल्वियस में, और जो पल्मोनरी CO2 फिर लंग्स के बाहर निकल गई, और इस तरीके से ये प्रोसेस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब बात करते हैं कि जो अब तो ये तो हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये जो गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, यानी कि टिश्यूज में रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 प्रोड्यूस हुई वो कैसे ब्लड कैपिलरीज में ब्लड में मिक्स होने के बाद लंग्स तक पहुंची, और लंग्स में जो हमने ऑक्सीजन ली वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होने के बाद टिश्यू लेवल तक कैसे पहुंची, उसका एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी कैसे करती है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक्चुअली होता कैसे। इसमें ऑक्सीजन और CO2 दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बेसिकली लंग से और टिश्यू लेवल तक एक्चुअली होता कैसे है। तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कैसे होता है। देखिए, ब्लड जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं या CO2 एक्सेल आउट करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी के अंदर कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहती है। ऑक्सीजन हो या CO2, कोई भी गैस हमारी बॉडी में फ्री स्टेट में नहीं रहती, इट इज ऑलवेज फाउंड इन डिसॉल्व्ड स्टेट्स। और ब्लड को जो ऑक्सीजन है और CO2 दोनों को कैरी करने का बॉडी में जो एक मीडियम है वो है ब्लड। क्या है? ब्लड। ह्यूमन ब्लड के कंपोजिशन पर मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, और आप चाहें तो रेफरेंस के लिए वो जाकर वीडियो, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया वो जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, और उसके बारे में जो ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ब्लड के अगर हम कंपोजिशन की बात करें, ब्लड बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है। उसका कंपोजिशन, एक तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा, जो कि लगभग 55% होता है, और दूसरे होते हैं ब्लड एलिमेंट्स, जो कि लगभग 45% होते हैं। और ब्लड एलिमेंट्स क्या है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ऑलराइट, अब ब्लड प्लाज्मा की बात करें, ब्लड प्लाज्मा में लगभग 90% वाटर होता है। कितना होता है? 90% ऑफ ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर पाया जाता है। अब जो ऑक्सीजन है दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। एक तो अभी बात करेंगे हम हीमोग्लोबिन, इसके बारे में आपने नाम जरूर सुना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, RBC जो है, हमारे जो RBC हैं मैमल्स में, RBC जिनको रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एक पिगमेंट प्रोटीन होती है, बेसिकली अगर कहें तो पिगमेंट प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HB से, कैपिटल H स्मॉल b। ये पढ़ा होगा आपने, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो ऑक्सीजन जो है जब लंग्स में आई और एल्वियस के माध्यम से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो गई, अब वो वहां से ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है? तो अबाउट 97 to 98% ऑफ ऑक्सीजन जितना हमने एक बार में इनहेल किया वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन से वो एसोसिएट होती है, जुड़ जाती है, और हीमोग्लोबिन के माध्यम से जितना जो भी टिश्यूज हैं जितनी, वहाँ टिश्यू पर वो ट्रैवल करती है, और वहाँ जाके फिर वो टिश्यूज में डिफ्यूज इन हो जाती है। वो क्या प्रोसेस होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। लगभग 2 से 3% ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होकर डिसॉल्व होने के बाद वो वहाँ से लंग से ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से टिश्यू लेवल तक पहुँचती है। अच्छा, हीमोग्लोबिन तो मैंने कहा था HB से। अब हीमोग्लोबिन के अंदर एक खासियत ये होती है कि हीमोग्लोबिन इट कैन बाइंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन के अंदर ये काबिलियत है कि हीमोग्लोबिन एक बेसिकली पिगमेंट प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करने के अंदर कैपेसिटी होती है। तो जब ऑक्सीजन, मैंने भी बताया कि 97 से 98% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, और हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल इट कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल इट कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला तो यह है कि ऑक्सीजन जो RBC में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रोटीन पाई जाती है,
उसमें 97 से 98% ऑक्सीजन को कैरी करता है। और कैरी कैसे करता है? हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल इट कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब होता क्या है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होती है तो एक ये टेम्पररी कंपाउंड बनाता है, टेम्पररी एलिमेंट बोलते हैं इसको, बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? Hb plus O2 इट बिकम्स HbO2, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये देखिए मैंने एरोस को 2 तरह के लगाया। केमिस्ट्री जो आप ऑब्वियसली बायो पढ़ते तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। ये टेम्पररी कंपाउंड है, हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो एसोसिएशन है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अगर ये परमानेंट होगा तो ऑक्सीजन आगे जाके टिश्यू लेवल तक पहुंच कर रिलीज नहीं हो जाएगी। तो ये टेम्पररी कह सकते हैं एसोसिएशन है जो आगे जाके ग्रो हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड, टेम्पररी कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ब्लड जो ऑक्सीजन है ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से अल्टीमेटली कहां पर पहुंचती है? टिश्यू लेवल पर पहुंचती है। इसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कैसे हो जाता है, उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्या 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स, पहला देखिए, पहला फैक्टर तो यही है कि लंग्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। लंग्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, जब हम फ्रेश एयर ले रहे हैं वो एयर लंग्स में जा रही है और लंग्स के बाद वो एल्वेली में जाके कुछ समय के लिए वहां पर इकट्ठी हो रही है, तो वहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑलराइट, दूसरा, लंग्स में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है? लंग्स में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, जब फ्रेश एयर ली है हमने उस टाइम पर जो लंग्स में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अभी कम है। तो दूसरा क्या फैक्टर हो गया? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कौन क्या बोलते हैं? pH बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं? pH बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जिसका होता है pH, और तीसरा होता है टेम्परेचर, चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इफेक्ट करता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है उसको इफेक्ट करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनने में हेल्प करते हैं, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाई प्रेशर है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है वहां पर, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ये 4 चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक टेम्पररी कंपाउंड है। जब ये टिश्यू लेवल पर पहुंचता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड ब्रेक हो जाता है और वापस ऑक्सीजन जो है टिश्यूज आउट हो जाती है और हीमोग्लोबिन वापस ब्लड में, वो तो ब्लड में ऑलरेडी रहता ही रहता है, इट डजंट डिस्ट्रॉय। अब बात करते हैं कि इसका एक कर्व, आपके बुक में एक डायग्राम है, एक चार्ट बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इस पर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनते हैं उस पर फर्क क्या पड़ता है, उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये मैंने एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का अगर उसको बढ़ाया जाए या उसको कम किया जाए तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि OHb plus O2 makes ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। तो ये मैंने जो बनाया है, ये 2 एक्सेस बनाई है, इसमें आपको जो मैंने दिखाया है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg 20, 40, 60, 80, 100। और इस वाली एक्सिस पर जो दिखाया है कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएं, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएं तो किस तरीके का हमें उसमें उसकी एफिनिटी पर हमें किस तरीके का ग्राफ मिलता है। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते चले जाएं तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन्फिनिट टाइम तक वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड होता रहेगा क्या लगातार, या कोई पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो एसोसिएशन है वो जाकर एक जगह पर रुक जाएगा या स्टैग्नेंट हो जाएगा
या फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वो होता क्या बेसिकली, देखिए जैसे जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, तो हीमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन है वो भी एक साथ बढ़ना शुरू होता है। किस तरह से बढ़ना शुरू होता है, जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लगभग यहां पर आकर रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर ये ऊपर बढ़ने के बजाय कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, अब ये देखिए ये जो पॉइंट है 60 और 70 के बीच में आ रहा है, तो ये कितना हो गया 70 mmHg हो गया, किसका कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का। यानी कि अगर 0 से हम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं तो 70 mmHg कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद जो ये हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो ग्राफ आगे नहीं बढ़ता है उसके, और ये जो हमने ये बनाया है लाइन, ये एक प्लॉट के रूप में, एक हमें कर्व के रूप में दिखाई पड़ता है जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। क्या है ये सिग्मॉइड कर्व, एक सिग्मॉइड कर्व के रूप में हमें ये लाइन दिखाई पड़ती है। तो ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 70 mm मैक्सिमम Hg पर पहुंचने के बाद और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड नहीं हो पाते हैं। इस ग्राफ का इंडिकेशन ये है कि अगर हम ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते चले जाएं तो हीमोग्लोबिन का जो बाउंडेशन है, जो एसोसिएशन, वो भी साथ साथ बढ़ता चला जाता है, लेकिन 70 mmHg पर आने के बाद उसका जो एसोसिएशन है और ज्यादा नहीं हो जाता, ये फुली सैचुरेटेड हो जाता है, यानी कि अब ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन के और मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके का हमें कर्व, ये लाइन एक हमें कर्व के रूप में दिखाई पड़ती है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। और उस पूरे स्ट्रक्चर को हमको बोलेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहां पर लिख देता हूं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है उन पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। पहले तो मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लंग्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल और बाइंड होते चले जाएंगे, लेकिन 70 mmHg पर आने के बाद ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अब 70 mmHg आएगा, उसके बाद हीमोग्लोबिन के और मॉलिक्यूल उससे बाइंड नहीं हो पाते हैं, और उसके बाद ये फिर ये कर्व नीचे की तरफ आने लगता है, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल जो एसोसिएशन बनाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, वो ब्रेक होने लगता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन कंपाउंड इट ब्रेक्स बैक इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है टिश्यू में और हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, और उसका साइकिल जो है वैसे ही चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दूसरा फैक्टर मैंने क्या बताया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। लंग्स में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ब्लड टेम्परेचर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तीसरा मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो लंग्स हैं उनमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि pH कम है और टेम्परेचर भी कम है। जो फ्रेश एयर आप अंदर लेते हैं तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के भी काम आती है। दूसरा, जब टिश्यू लेवल तक ये पहुंचता है ऑक्सीजन, तो टिश्यू लेवल पर जाके जो कंडीशन है वो रिवर्स ऑर्डर में होती है, यानी कि टिश्यू लेवल में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी है, टिश्यूज ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा है और टेम्परेचर भी वहां पर ज्यादा है, तो वो सारी कंडीशन फेवरेबल होती है। उसकी वजह से ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन कंपाउंड इट ब्रेक्स एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू टिश्यूज, टिश्यूज में ऑक्सीजन रिलीज हो गया, हीमोग्लोबिन वहां से सेपरेट हो गया। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली थी कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है उसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसकी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होती है। एल्वियोलस से, जहां पर रेस्पिरेशन के बाद जो ऑक्सीजन है वो कुछ समय के लिए स्टोर होती है, और वहां पर कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और वो ऑक्सीजन ब्लड में किस तरह से डिसॉल्व होकर हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक टेम्पररी कंपाउंड बनाती है, और किस तरह से वो टिश्यूज लेवल पर जाती है, और ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द partial pressure of oxygen between the tissue and the artery, the oxygen diffuses into the tissue, oxygen tissues में diffuse हो जाती है, और CO2 जो है ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज आउट हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो CO2 है, जो CO2 प्रोड्यूस कहाँ होती है। CO2 प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन।
यानी कि सेल लेवल पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन में इसमें जो सबस्ट्रेट है, और सबसे मेन सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन इनटू CO2 एंड वाटर। ये आपने पढ़ा होगा रिएक्शन, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, इट चेंजेस इनटू CO2 प्लस H2O, CO2 रिलीजेस आउट। ये सिंपल इक्वेशन मैंने लिखा, इसको बैलेंस नहीं किया है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या दो कंपाउंड बने, एक तो CO2 और H2O। ये हो कहाँ रहा है, ये सेलुलर लेवल पर हो रहा है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बनती है, CO2। अब CO2 डिफ्यूज कैसे होती है, ये प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मान लीजिए ये टिश्यू है, और ये लंग का वो पार्ट है जहां पर जाकर गैसेस का एक्चुअल एक्सचेंज होता है। फर्स्ट यहाँ पर होता है और दूसरा जाके टिश्यू लेवल पर होता है। अब CO2 प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, सेल्स में। टिश्यूज किन से मिलकर बने, सेल से मिलकर बने। अब चूंकि CO2 यहाँ पर काफी मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है टिश्यू लेवल पर। किस वजह से, सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से। और उस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन CO2 की वजह से CO2 का जो पार्शियल प्रेशर वो कितना है, 45 mmHg, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो ब्लड कैपिलरीज लंग्स से आ रही है उसमें CO2 का जो पार्शियल प्रेशर वो कितना है, 40 mmHg है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में CO2 डिफ्यूज हो जाती है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात ये है कि ये टिश्यू लेवल से लंग्स के जो एल्वियोली है, जो एयर पॉकेट्स होते हैं, एयर चैम्बर्स होते हैं, ये वहां तक ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, किसकी बात करें, CO2 की। दो तरीके से होती है। एक तो जो टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस टोटल CO2 प्रोड्यूस हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। एक तो ब्लड के थ्रू, और ब्लड में जो मेन कंपोनेंट है जो CO2 और ऑक्सीजन दोनों को कैरी करता है वो हीमोग्लोबिन, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अराउंड 20 to 25% थ्रू RBC, और RBC का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बनके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाते थे, जो कि एक टेम्पररी कंपाउंड होता था, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड ब्रेक हो जाता था, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती थी टिश्यूज में, और हीमोग्लोबिन ब्लड की RBC में एज इट इज रहता था, और वापस सर्कुलेट होके वो और ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसी तरीके से लगभग 20 से 25% थ्रू RBC। और RBC में क्या है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, लगभग फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं इसको, लगभग 20 से 25% तो RBC के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होती है, और लगभग 70% ब्लड प्लाज्मा में मिक्स हो जाती है, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व स्टेट में होती है। और किस फॉर्म में होती है, एज बाइकार्बोनेट। कैसे होती है, दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो पहला ये है थ्रू RBC। कैसे, इसको मैं हटा देता हूं। इन RBC में मेन कंपाउंड क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन। तो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बेनिमिनो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। देखिए, जब हमने बात की थी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैसे मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर्स मैंने बताए थे। कि एक तो एल्वियोलियम में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, जो पार्शियल प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा है, नंबर 1। दूसरा फैक्टर क्या था, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर क्या था, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। और चौथा फैक्टर क्या था, टेम्परेचर। CO2 और O2 का पार्शियल प्रेशर 2। तीसरा था हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि pH। और तीसरा था टेम्परेचर। वही फैक्टर्स यहां पर भी काम करते हैं। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है टिश्यू लेवल पर। क्यों कम है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर एक तो कम है, एक तो लो ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, हाई CO2 है। टेम्परेचर कितना है यहां पर, हाई टेम्परेचर है। और चौथा फैक्टर क्या है, हाई pH। ये 4 फैक्टर हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। यही 4 प्रोसेस रिवर्स ऑर्डर में
ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनने में हेल्प करते हैं। तो पहला तो क्या कि जो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बोनिमिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड, जो कि अगेन इट्स अ टेम्पररी कंपाउंड। जब ये एल्विनस में पहुंचता है, एल्विनस में फैक्टर्स क्या है, इसके अपोजिट फैक्टर्स हैं। यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 है, लो टेम्परेचर है और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये चारों फैक्टर बहुत ही सुटेबल है इस चीज के लिए कि ये कार्बोनिमिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाती है, हीमोग्लोबिन ब्लड में एज इट इज रहता है, ये वापस सर्कुलेट हो जाता है। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि RBC के थ्रू एक हीमोग्लोबिन में के साथ ये टेम्पररी कंपाउंड बनाता है, जिसको बोलते हैं कार्बोनिमिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड। ये चार फैक्टर्स हैं जो इस कंपाउंड को बनने में मदद करते हैं, कहाँ, टिश्यू लेवल पर। और यही चार कंपोनेंट रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि इनका कॉन्सेंट्रेशन रिवर्स ऑर्डर में होता है, जो कि कहाँ पर होता है, एल्वियोली में। और ये ऑक्सी जो कार्बोनिमिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना, जो कि टेम्पररी कंपाउंड है, ये वापस ब्रेक हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाती है और हीमोग्लोबिन एज इट इज ब्लड में मिक्स होता है और वापस सर्कुलेट हार्ट के थ्रू हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा था ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। ब्लड प्लाज्मा में कितना CO2 कैरी करती है, लगभग 70%। कितना, 70%। और किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, जो दूसरा प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा है थ्रू ब्लड प्लाज्मा। देखिए, अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करें, ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन की बात करें, तो ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। कितना, 90% वाटर होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% में RBC, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं। और ब्लड प्लाज्मा की अगर कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर होता है लगभग 90% होता है। तो ये CO2 क्या होती है, ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्या बनाती है, H2CO3, जो कि एक अगेन एक टेम्पररी कंपाउंड है। और ये रिएक्शन मैंने दोनों डायरेक्शन में दिखाई है, क्योंकि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है। यानी कि ये CO2 वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड वापस जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो वापस CO2 में और H2O में ब्रेक हो जाता है, CO2 रिलीज आउट हो जाती है और ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है। अब चूंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो रिएक्शन है, आप बायोलॉजी में देखिए, जहाँ जितनी भी रिएक्शन है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कि कोई अगर रिएक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए हम उसमें कुछ अलग से अपनी तरफ से ऐड करते हैं, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। इसी तरह के जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, जब ये बायोलॉजिकल रिएक्शन स्लो होती हैं, स्लो उनको उनके रेट ऑफ स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें बायो कैटलिस्ट ऐड करते हैं, अपनी तरफ से नहीं ऐड करते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वो उन बायो कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। तो अगर पूछा जाए तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को एक एंजाइम कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रोनेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बहुत सारे एंजाइम्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि एंजाइम्स का जो नॉमेनक्लेचर है, कई बार एंजाइम का नॉमेनक्लेचर या उनका जो नाम रखने की जो परंपरा है, जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, जिस सबस्ट्रेट पर वो काम करते हैं उसी सबस्ट्रेट के नाम के आगे, या वो जिस तरह के रिएक्शन को वो कैटलाइज करते हैं, उस रिएक्शन, जैसे ऑक्सीडेशन को जो कैटलाइज करते हैं ऑक्सीडेज, ठीक है, तो उसी तरीके से उनका नॉमेनक्लेचर होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में CO2 वाटर में ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर उसके साथ मिक्स होकर एक कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कि एक टेम्पररी कंपाउंड होता है। ऑलराइट, तो अब ये ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होकर CO2 कहाँ पहुंच रही है, एल्वियलस में पहुंच रही है। और एल्वियलस में जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल कंडीशन क्या है, यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है और टेम्परेचर यहाँ पर ऑलरेडी
कम है, ये चारों कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, ये यहाँ पर पहुंचने के बाद रिवर्स ऑर्डर में ब्रेक हो जाता है, CO2 लंग्स में रिलीज हो जाती है और वाटर एज इट इज ब्लड प्लाज्मा में रहता है। तो इस तरीके से जो CO2 का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जो नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक है वो हम बात करते हैं कि जो ये पूरा मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म एक्चुअली कंट्रोल कैसे होता है। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एक्शंस होते हैं जो या तो वॉलेंट्री है या फिर इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब है कि उन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है, जो कि हम अपनी मर्जी से उन ऑर्गन्स को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट बीट होना या किडनी में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, या जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है उसमें, ठीक है, डायलेशन का जो प्रोसेस है उसमें, ये जितने भी प्रोसेस है या रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये सारे हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन दो कंपोनेंट है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरे के पूरे जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन की, ये एक्चुअली कंट्रोल कैसे होती है, उस कंट्रोल के बारे में हम बात करते हैं कि इनका जो मैकेनिज्म है उसका रेगुलेशन कैसे होता है। चलिए बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है पूरा रेगुलेट कैसे होता है। मैंने अभी आपको बताया कि रेगुलेशन का जो प्रोसेस है पूरी तरह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसका हमारा सीधा कंट्रोल नहीं है। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो सेंट्रल जितने भी हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं और उनका जो मैकेनिज्म है, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये एक ऑलरेडी मैंने डायग्राम बनाया, इसकी आउटलाइन बनाई, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये बेसिकली ये कंट्रोल कैसे होता है। अब ये जो मैंने हिस्सा बनाया है ये बेसिकली ये ब्रेन का हिस्सा है। ये हमारा क्या है, ह्यूमन का ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन के इसमें दो हिस्से दिखाए हैं। ऊपर वाला हिस्सा है ये है, इसको बोलते हैं पोन्स, नीचे वाला है मेडुला। ये क्या है, पोन्स, नीचे वाला है मेडुला। ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो हमारे ब्रेन में रेस्पिरेशन के जो रिदमिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए दो पोर्शन पाए जाते हैं, दो सेंटर से जो काम करते हैं एक दूसरे के वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर में। पहला है पोन्स रीजन, दूसरा है मेडुला। इस पोन्स रीजन में एक सेंटर पाया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, उस सेंटर के नीचे एक मेडुला रीजन है। मेडुला रीजन में दो तरीके के सेंटर्स पाए जाते हैं। पहला, इसको अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो देखा जाए कि ये स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली दो हाफ से मिलकर बना है, एक लेफ्ट हाफ है और एक ये राइट हाफ है। ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस मेडुलर रीजन में दो तरीके के सेंटर पाए जाते हैं, एक तो है एक्सपिरेटरी सेंटर, दूसरा इंस्पिरेटरी सेंटर। एक एक्सपिरेटरी सेंटर, उसके नीचे जो ई है वो एक्सपिरेटरी सेंटर है, जो आई है वो इंस्पिरेटरी सेंटर है। थोड़ा सा मैं इसको और इनलार्ज कर देता हूं, अब समझ में आ रहा होगा। तो मेडुला ये जो रीजन है दो हाफ से मिलकर बना है, यानी कि दो सेंटर इस लेफ्ट हाफ में है, दो सेंटर राइट हाफ में। ई इज एक्सपिरेटरी सेंटर, आई इज इंस्पिरेटरी सेंटर। जो एक्सपिरेटरी सेंटर है वो इंस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर पाया जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये ब्रेन का पोर्शन है। ऊपर वाला पोन्स एक रीजन है, इस पोन्स में एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पाया जाता है। दूसरा मेडुला रीजन है जो कि दो इक्वल हाफ से मिलकर बना हुआ है, और इक्वल हाफ में दो सेंटर पाए जाते हैं, दो लेफ्ट में दो ही राइट में। ई एक्सपिरेटरी सेंटर है, आई इंस्पिरेटरी सेंटर है। दोनों पोर्शन में ई ऊपर है, आई नीचे है। अब देखिए ये मैंने बनाया है, ये विंड पाइप है जिसको मैंने इस तरह कार्टिलेज दिखाए हैं। ये हमारा ब्रोंकस है, ये हमारे लंग्स है, ये रिब्स है, स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और ये डायफ्राम है। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बनाया इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए ये जो दोनों सिस्टम है एक दूसरे के कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। ये दोनों जो सिस्टम है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों सिस्टम, ये एक्सपिरेटरी सेंटर और इंस्पिरेटरी सिस्टम एक साथ काम नहीं करते। रिदमिक एक्टिविटी में एक के बाद एक काम करते, पहला एक फिर दूसरा फिर एक फिर दूसरा, ऐसे करके काम करते हैं। दोनों एक साथ काम नहीं करते, क्योंकि देखिए इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है। एक प्रोसेस पहले होगा, दूसरा उसके बाद में होगा। जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं, ऑक्सीजन एयर अंदर जाती है, और रिब्स हमारे आगे की तरफ एक्सपेंड होते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ स्ट्रेच होता है।
और एक्सपिरेशन में क्या होता है, प्रोसेस उल्टा होता है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे अंदर CO2 प्रोड्यूस, CO2 बाहर रिलीज होती है, डायफ्राम अपनी वापस पोजीशन में आता है और रिब्स जो आगे की तरफ एक्सटेंड हुए थे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एक्टिविटी एक रिदमिक एक्टिविटी जो एक के बाद एक चलती है, पहले एक फिर दूसरे, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए दोनों सेंटर एक साथ काम नहीं करते। पहले एक काम करेगा फिर दूसरा काम करेगा। अब देखिए ये जो मैंने ब्लैक में बनाए हैं ये बेसिकली न्यूरॉन्स है, ये हमारी क्या नर्व्स है। इस मेडुला रीजन से एक्सपिरेटरी सेंटर से दो नर्व्स जा रही हैं, एक इस लेफ्ट राइट वाले लंग में और इधर राइट वाले पार्ट से राइट वाले लंग में और लेफ्ट वाले पार्ट से लेफ्ट वाले लंग में। ये न्यूरॉन की मैंने एंडिंग दिखाई है। अगर नर्वस सिस्टम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे ये न्यूरॉन की एंडिंग है। और जो इंस्पिरेटरी सेंटर है उसको मैंने इसको भी ब्लैक लाइन से दिखाया है। ये राइट वाले हाफ में, ये राइट साइड में जो हमारी रिब्स हैं उनकी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, और जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट वाली साइड की जो रिब्स है उसको कंट्रोल कर रहा है। और जब हमने इसका डायग्राम स्टडी किया था तो हमने बात की थी दो तरह के मसल्स के सेट पाए जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। ये दोनों को कंट्रोल करते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल जो मसल्स का जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और उन्हीं नर्व्स का एक एक पार्ट, इसका इंस्पिरेटरी सेंटर से जो नर्व्स न्यूरॉन्स निकले उनका एक एक पार्ट जो हमारा डायाफ्राम है उसके एक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गया न्यूरल कोऑर्डिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। दो तरीके से होता है, न्यूमोटॉक्सिक और दूसरा ये वाला जो रीजन है रेस्पिरेशन का जो कंट्रोल सेंटर है वो बेसिकली ये है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। अच्छा, फैक्टर्स की हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं, दोबारा से इस पूरे रेस्पिरेशन के फैक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है। चार चीजें फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मान लीजिए कि कम हो गई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन एकदम से बढ़ जाता है। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बढ़ जाता है तो भी रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। pH में कोई चेंज होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में तो भी रेस्पिरेशन का रेट कम या ज्यादा हो सकता है। और टेम्परेचर बढ़ने या कम होने के साथ भी ये जो पूरा जो रिदमिक एक्टिविटी है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये बेसिकली रेस्पिरेशन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का जो लास्ट टॉपिक था ये हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई आपका क्वेश्चन, कोई सवाल है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। आपसे अंत में यही सिर्फ मैं हर बार अपनी बात यही कह के समाप्त करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका कोई फीडबैक, कोई सुझाव है इसके बारे में तो मुझे इस फीडबैक के बारे में अपने कमेंट, अपने सुझाव के बारे में ज़रूर बताएं, चाहे वो अच्छे हों या फिर वो अच्छे ना भी हों, जैसे भी हों एक बार मुझे अवगत ज़रूर कराएं ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलता रहे कि इसमें अगर सुधार करना बाकी है तो उसमें किस तरह से और सुधार किया जाए, या कौन से और ऐसे और टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम उसको कवर करें और अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आए। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।